गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ पलक बघेल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक का चैप्टर, जिसका नाम है एस ब्लॉक। हम इतना तो जानते हैं नीट का एग्ज़ाम देकर कि हमको जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है वो एनसीईआरटी से आ रही है। तो आज मैंने एक स्टेप ट्राई किया है कि हम क्यों ना अभी से एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एकदम शॉर्ट नोट्स बना लें, जिसको हम बार बार रिवाइज करें। और हम जानते हैं कि इनऑर्गेनिक पूरा हमको लर्निंग वाला सब्जेक्ट है ना, तो जब तक हम उसको बार बार लर्न नहीं करेंगे तो वो हमको लर्न होगी नहीं। और होता क्या है, हम साल भर तो बहुत पढ़ते हैं, एकदम डीपली करते हैं, पर लास्ट में आके क्या हो जाता है कि हम उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। यही रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो हम स्टार्टिंग से यही ट्राई करते हैं कि हमको एनसीईआरटी हमारे टिप्स पे होनी चाहिए। अगर हमारे पास अभी से उसके शॉर्ट नोट्स होंगे तो उसको बेटर तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। सो आज मैंने अपना ये ट्राई किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं आगे। तो आज का हमारा चैप्टर है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक की मैंने स्टार्टिंग यहाँ से की है। देखो, एस ब्लॉक हम इसको क्यों बोलते हैं? हम इसको एस ब्लॉक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट एस सब शेल में जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। हम जानते हैं एस पी डी एफ है ना, 4 सब शेल होते हैं। और अब एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, हम जानते होंगे। एक होता है ग्रुप 1, एक होता है ग्रुप 2। अब हम इसके 2 ही ग्रुप क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि हम जानते हैं एस सब शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसके 2 ग्रुप होते हैं ना। तो जो ग्रुप 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल बोलते हैं। एंड ग्रुप 2 जो होता है उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अब क्या होता है कि इसको हम एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे? वाटर से, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोक्साइड का। हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस आयन का फॉर्मेशन करता है। और वो जो इसका जो नेचर होता है, हम जानते हैं ना 3 तरीके के नेचर होते हैं, एसिड, एल्कली एंड न्यूट्रल। तो ये जो हाइड्रोक्साइड बनता है वो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन नेचर का होता है, इसलिए हम इसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 होता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, है ना। तो ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसका रीज़न भी वही है कि इसके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं। पर हम इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमको अर्थ की क्रस्ट पे मिलते हैं ना। और आपको ये तो याद ही होगा ना कि ग्रुप 1 में कौन कौन से मेटल्स होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर आपको लर्न ना हो तो आप इसको लर्न कर लीजिए। और ग्रुप 2 जो होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसमें क्या क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो याद रखना कि जो बेरिलियम होता है उसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स नहीं बोलते हैं, ये क्या है? एक एक्सेप्शन है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हमारी एनसीईआरटी में आता है वो आता है डायगोनल रिलेशनशिप का। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि हम जानते हैं ना कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब हम इसको अगर ऐसे सीरीज वाइज याद करें, है ना, तो क्या कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो जो अपने वाले नेक्स्ट मेंबर से जो रिलेशनशिप शो करता है, रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे क्या है? सिमिलैरिटी शो करता है कुछ प्रॉपर्टीज़ में। तो ये 2 एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के हैं, आपको इसको याद करना है कि लिथियम किसके साथ शो करता है? मैग्नीशियम के साथ शो करता है। और बेरिलियम किसके साथ शो करता है? एल्यूमिनियम के साथ शो करता है। तो आप जब जाएंगे तो ऐसे पीरियोडिक टेबल में तो आप इसको जरूर देखिएगा कि लिथियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, एल्यूमिनियम किस किस जगह पे रखे हुए हैं और वो कहाँ से डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो ये रीज़न हमको इसका याद रखना है कि डायगोनल रिलेशनशिप वो आयनिक साइज में जो सिमिलैरिटीज़ होती है, मतलब कि दोनों के साइज इक्वल होते हैं और इनके जो चार्ज अपॉन रेडियस का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, इसीलिए ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है और रीज़न भी है। हम इस सीरीज़ में एक भी वर्ड एनसीईआरटी के बाहर का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को ऑब्जर्व करें तो आपकी एनसीईआरटी ही इनऑर्गेनिक के लिए सब कुछ है। हमको जो भी याद करना है इन एनसीईआरटी का ही करना है। ओके, नाउ मोनोवेलेंट आयन मतलब जिसमें एक चार्ज हो, +1 +2 शो करे, है ना। तो जो 1 + 1 शो करेगा वो मोनोवेलेंट, जो +2 शो करेगा वो डाइवेलेंट। तो ये दोनों जो होते हैं, तो ये जो चारों होते हैं, चारों जो हमको लिखे हुए हैं इसमें एग्जांपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन शो करते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस एंड सेकेंड इज नर्व इम्पल्स इंडक्शन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आ सकता है, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हमने देख ही लिया है NS1 और एल्कली मेटल। देखो
उसमें ये लाइन याद करना है कि हमको कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, आपको लिथियम कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, वो किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, है ना। ऐसा क्यों होता है, देखो उसके पास लास्ट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है बस, तो वो उसको इजीली लूज कर सकता है और क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो स्टेबल हो जाएगा। इस -1 में तो वो अनस्टेबल स्टेज में है ना, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस कर देगा या तो गेन कर लेगा, इसीलिए वो हमको कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। और ये जो मैंने यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बस यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आपको पूरा लर्न करना है तो आपके एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है, आप उससे लर्न कर लीजिएगा। हमको ये वाले बस याद रखना है कि वो लास्ट में किस सेल में जा रहा है, 1s 2s 3s, मतलब उसको बस हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेडलाइन है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, है ना। तो उसमें हमको 2 ट्रेंड्स याद करने हैं, बस ये कि जब हम पीरियड में लेफ्ट और राइट जाते हैं तो जो साइज होता है वो कैसा होता है, डिक्रीज होता है। इसीलिए पीरियड में सबसे ज़्यादा साइज किसका होता है, एल्कली मेटल का होता है। और जब हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो साइज होता है वो बढ़ता है। बस हमको ये दोनों चीज़ें हमेशा याद रखनी है, हमको पीरियडिक टेबल में, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह यूज़ होगी, है ना। और हमको साइज में क्या याद रखना है कि सबसे ज़्यादा साइज एनायन का होता है, देन न्यूट्रल पेरेंट एटम का होता है, देन कैटायन का होता है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि जो हमको इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, है ना। एक्चुअली हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो लगती है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, सॉरी। एंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो लगती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं ना। तो जो ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। और अब ये बात याद रखना है यहाँ पे कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम एक ट्रेंड याद कर लेंगे कि साइज डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे कम होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है और पीरियड में जाने पे इंक्रीज होती है, भी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि ये सिल्वरी वाइट जैसे हमको दिखाई देंगे, सॉफ्ट होंगे, लाइट मेटल्स होंगे। और यहाँ पे याद रखना है कि इनकी डेंसिटी कम होती है, डाउन द ग्रुप जाने पे इनकी डेंसिटी कैसी होती है, बढ़ती है। एक्सेप्शन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मतलब हम बोल रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे डेंसिटी बढ़ेगी, तो पोटेशियम की ज़्यादा होनी चाहिए थी ना सोडियम से, पर ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सीजियम, फिर रुबिडियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन लिथियम। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्यों, क्योंकि इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग कम होती है। और हम मेटेलिक बॉन्डिंग किससे देखते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग मतलब हम इससे भी देखते हैं कि जिसमें जितने ज़्यादा लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी उतनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, उसको निकालने में इतना ज़्यादा हीट या बॉयल करना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये जो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे और क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये क्या होते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं ना, जब हम इसको किसी भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे रखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसको याद करना ही है कि कौन सा मेटल कौन सा कलर शो करता है ना। तो लिथियम क्रिम्सन रेड करता है, सोडियम येलो कलर शो करता है, पोटेशियम वॉयलेट शो कलर करता है, रुबिडियम रेड वॉयलेट शो करता है, सीजियम ब्लू करता है। मेरे सर ने मुझे बताया था कि जो लिथियम होता है हम उसको लिपस्टिक से याद कर सकते हैं और जनरली हम रेड लिपस्टिक लगाते हैं, तो क्रिम्सन रेड। सोडियम मतलब कि सन सोडियम ऐसे याद कर सकते हैं, सन येलो कलर का होता है ना। और हमको सबसे अच्छा स्कूल कौन सा होता है, केवी, तो हम उसको केवी केंद्रीय विद्यालय है ना, तो पोटेशियम वॉयलेट से याद कर सकते हैं। रुबिडियम RR रेड वॉयलेट हो जाएगा। सीजियम यानी सी ब्लू कलर का होता है, हम इसको ऐसे कुछ ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। और एक थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है, पर ये इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं कि ये जो होता है कलर वो उसका डिटेक्शन हम किससे कर सकते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से और फ्लेम फोटोमेट्री से कर सकते हैं, ठीक है। और जो सीजियम और पोटेशियम होते हैं ये जो होते हैं इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज़ होते हैं, कहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स पे, है ना। और एक्चुअली यहाँ पे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी का ये जो लिथियम के बारे में मैंने इस बॉक्स में लिखा है ये मैं वहाँ पे मेंशन करना भूल गई थी, दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड इट हियर। लिथियम की क्या होती है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होती है, इसीलिए मैक्सिमम डिग्रेशन ऑफ हाइड्रेशन मतलब कि जिसकी जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी होगी, वो उतने ज़्यादा सॉल्ट बनाएगा। इसीलिए मतलब लिथियम के जितने भी सॉल्ट होते हैं वो उतने ज़्यादा क्या होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं। तो लिथियम को जो सॉल्ट का एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में वो क्या है, LiCl.2H2, ये आप याद रखना, ओके।
नेक्स्ट हम याद करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हमको सबसे पहले क्या याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्यों होते हैं भाई हाईली रिएक्टिव? क्योंकि इनका क्या होता है, साइज बड़ा होता है और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। और हम जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर साइज भी बढ़ने वाला है और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होने वाली है ना, इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट हम इसकी रिएक्टिविटी सबसे पहले एयर से पढ़ते हैं। हम टार्निश हो जाते हैं, मतलब कि उसका जो कलर होता है, हम देखते हैं ना कि जंक लग गया या हल्का ब्लैकिश सा कलर हो गया तो टार्निश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भैया? इसीलिए हो जाते हैं कि देखो एल्कली मेटल जब ड्राई एयर से रिएक्शन करेंगे, ड्राई एयर मतलब वहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं है, वाटर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, है ना। और जब वो किससे रिएक्शन करेगा, मॉइस्चर से, वाटर से रिएक्शन करेगा तो वो क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा। अब देखो यहाँ से हमको क्या याद करना है कि जो लिथियम होता है वो क्या बनाते हैं, मोनोऑक्साइड। और ये आपके एनसीईआरटी में 2, 3, 4 जगह, बहुत सारी जगह मेंशन किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लिथियम क्या बनाता है, मोनोऑक्साइड बनाता है। सोडियम क्या बनाता है, पेरोक्साइड बनाता है। और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड आयन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है, O2- से रिप्रेजेंट करते हैं ना। नहीं तो ऑक्सीजन का जनरली हम चार्ज क्या लिखते हैं, -2, पर ये इसमें हम क्या रखना है, O2- के फॉर्म में होता है ना। और ये इसी के बेसिस पे आपको आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टेबल होता है और जो सुपर ऑक्साइड आयन सिर्फ इसमें इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज केटायन में क्या होता है, स्टेबल होता है। लार्ज केटायन क्या है, लार्ज केटायन मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ रहा है ना, तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम लार्ज केटायन है तो इसीलिए उसमें स्टेबल होता है, इसलिए वो क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, लिथियम ऑक्साइड, ऑक्साइड का फॉर्मूला याद रखना है आपको, Li2O होता है। सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, पेरोक्साइड का फॉर्मूला Na2O2 होता है ना। और मेटल में वही रुबिडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, Mo2। सारे ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे एल्कली मेटल की, वो क्या है, +1 है, ठीक है। लिथियम यहाँ पे एक एक्सेप्शन शो करता है कि वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं, बाकी कोई नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करते, पर ये नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्रेट बनाता है ना, याद रखना। क्यों एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है ना। और लिथियम को क्या करते हैं हम, केरोसिन में रखते हैं, बाकी को पैराफिन वैक्स में रखते हैं, लिथियम को काय में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है एयर और वाटर से। और हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी हम किससे देखते थे, कि जिसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी रिएक्टिविटी होती है, हाई रिएक्टिविटी, हाँ तो वाटर, और इसके लिए तो यही उसका रीज़न है ना। अब ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हम जानते हैं कि एनसीईआरटी का एक वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो इसमें पूछा है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे पोटेशियम की वो क्या है। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि O2- को माइनस से करेंगे तो उससे हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं पोटेशियम की तो वो +1 आती है ना। अब नेक्स्ट है हमारी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। एल्कली मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, M+ मेटल आयन, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को वो लिबरेट करता है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ था कि जो हमने इससे पहले आप देखना एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के बेसिस पे इसने वाटर की जो रिएक्शन है उसको बताया है कि जो इनॉट वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, किसके लिए, लिथियम के लिए। जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतने कम वाइगरस मतलब कितना होता है, कितने जोर से, मतलब कितने जल्दी वो रिएक्शन कर रहा है ना। तो इसकी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए लेस वाइगरसली रिएक्शन करता है, किससे, वाटर से, एज कम्पेयर टू सोडियम की, क्योंकि लेस नेगेटिव होती है तो वो मोर वाइगरसली रिएक्शन कर लेता है। लिथियम की नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, यही गुण है, यही एट्रीब्यूट है कि लिथियम का साइज स्मॉल होता है और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है। और बाकी मेटल भी रिएक्शन करते हैं किससे, एक्सप्लोसिवली वाटर से रिएक्शन करते हैं ना। एल्कली इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है पर फिर भी उन्होंने एनसीईआरटी की हर एक लैब मेंशन की है। एल्कली मेटल रिएक्शन करते हैं प्रोटॉन डोनर, अल्कोहल, गैसियस, अमोनिया, एल्काइन से। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, थर्ड पॉइंट है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हमारे ग्रुप 1 के जितने भी मेटल हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। और सारे मेटल ग्रुप 1 के जितने भी मेटल हैं वो किससे रिएक्शन कर किस टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेते हैं, 673 केल्विन पे रिएक्शन कर लेते हैं। पर हमारा लिथियम तो हमेशा से स्पेशल रहा है तो वो 1073 केल्विन पे रिएक्शन करता है। ऑल ग्रुप 1 मेटल हाइड्राइड्स आर, कैसे होते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने मेंशन किया है। आयनिक सॉलिड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और वाटर से, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके M+H- बनाता है ना। उसके बाद हमारी फोर्थ है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। पहली रिएक्टिविटी हमने एयर से पढ़ी थी, दूसरी वाटर से पढ़ी थी, तीसरी हाइड्रोजन से पढ़ी थी, चौथी हम हेलोजन से पढ़ रहे हैं।
तो जब ग्रुप 1 के मेटल हेलोजन से रिएक्शन करते हैं तो वो M+X- बनाते हैं। ये रिएक्शन भी बहुत वाइगोरसली होती है, बहुत तेजी से होती है ना। और याद रखना कि जो लिथियम के जितने भी हैलाइड्स बनते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिया हो कि सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन किसका होता है, हमने सबसे मतलब कि सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन होता है, तो Li होता है, लिथियम आयोडाइड। और याद रखना कि जब भी भूलेगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर देखने अगर हमको, तो कोवेलेंट कैरेक्टर हम कैसे देखते हैं, स्मॉल केटायन लार्ज एनायन से देखते हैं ना। और यहाँ पे इसीलिए लिथियम के जितने भी हैलाइड होते हैं कोवेलेंट होते हैं, क्योंकि लिथियम क्या है, एक स्मॉल केटायन है। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा है कोवेलेंट कैरेक्टर को हम कैसे देखेंगे, स्मॉल केटायन लार्ज एनायन। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर क्या होते हैं, ग्रुप 1 के जितने भी मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये आप ये लर्न कर लेना कि लिथियम सबसे ज़्यादा होता है, सोडियम सबसे कम होता है। और ये 3 रिएक्शंस दी हुई थी कि जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी। जब गैस से M+ में होगा, गैस से गैस में होगा, प्लस न्यूट्रल कैटायन में कन्वर्ट होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी। और जब कैटायन वाटर से रिएक्शन करता है, एक्वस बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। लिथियम का साइज स्मॉल होता है इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, E0 की वैल्यू ज़्यादा होती है नेगेटिव में, और हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। एक और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके NCERT का है, इसमें वैल्यू दी हुई है हमको E0 की, और पूछा है कि आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखना है, रिड्यूसिंग नेचर लिखना है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे कम किसका होगा। तो हमको वही देखना है कि किसकी वैल्यू, नेगेटिव में जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो लिथियम की सबसे ज़्यादा है, देन किसकी, सोडियम की, देन आयोडीन की, फिर Ag की, फिर Cl की। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। जब हम एल्कली मेटल को, ग्रुप 1 के मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करते हैं तो हमको डीप ब्लू सोल्यूशन मिलता है। और ये जो सोल्यूशन होता है वो कंडक्टिंग होता है, मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टिंग है। क्यों होता है, ये ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, कोई भी चीज़ हमको कलर कब शो करती है, जब उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वो क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। और ये जो हमको ब्लू कलर दिखाई देता है किसके कारण देता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण दिखाई देता है। ये एक रिएक्शंस दी हुई है, इसको आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाना। और एक ये रिएक्शन दी हुई है, मेटल जब इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करता है तो याद रखना जब हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए तो वो मेटल अमाइड का फॉर्मेशन करता है। ये दोनों चीज़ें हमको, दोनों प्रोडक्ट याद रखने हैं कि जब वो इलेक्ट्रॉन अमोनिया से रिएक्शन करता है मेटल, तो मेटल अमाइड का और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। यहाँ पे जो मेटल Am के फॉर्म में दिया है NCERT में, तो यहाँ पे जो Am है वो क्या है, सोल्यूशन इन अमोनिया। जब हम इसको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कर देते हैं इसका, तो जो इसका ब्लू कलर होता है जो पैरामैग्नेटिक था, ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और अब वो क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है, मतलब वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अब जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स की बात करेंगे तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज हम ग्रुप 1 को कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल कंप्लीट ग्रुप 2। हम जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो लोग हमको इसी चैप्टर को एटलीस्ट 1 वीक खींच के पढ़ाते हैं ना। और हमको NCERT ही याद करनी है इनऑर्गेनिक के लिए, तो हम इसको अभी जल्दी कवर कर लेंगे एंड देन फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी हमारे कंसेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। मेरा यही मोटिव है कि हम अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिवाली तक एटलीस्ट कंप्लीट कर ले इस शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, देन वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, हमारी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, हमारा कॉन्फिडेंस उतना बिल्डअप होगा। सो थैंक यू। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दिस लेक्चर यू कैन। बाय बाय।